दिया जा रहा है, लाइब्रेरी दी जा रही है, सब कुछ वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बिल्डिंग के नीचे उनको, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक अच्छी सुविधा। अक्सर मैं इस बात को देखता हूं, हम बहुत अच्छा कलेक्ट्रेट भवन बना लेते हैं, कोर्ट का भवन बहुत अच्छा, जिला कोर्ट का भवन बहुत अच्छा बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में न्यायालय की गति को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे बड़ा तंत्र है वह अधिवक्ताओं का है। उनके भी चेंबर उसी तर्ज पर अच्छे बनने चाहिए, सुविधा से युक्त बनने चाहिए, जिससे आने वाले किसी भी वादकारी को इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं इस चेंबर में बैठ करके न्याय की कल्पना को साकार कर पाऊंगा। और यहां समयबद्ध न्याय की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाना, उसको साकार करना, ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए और व्यक्ति न्याय की आंख में अपने प्राण छोड़ दे, समय से न्याय ले ले, और उसको ध्यान में रख करके सुविधा को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश भर में, आज गोरखपुर में तो अलग अलग, चाहे वह गोरखपुर में हो, सहजनवा में है, बांसगांव में है, अन्य जगहों पर हम लोग दे रहे हैं पैसा, लेकिन साथ साथ अन्य जगहों में भी जिला कलेक्ट्रेट के जितने भी अधिवक्ता चेंबर्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन जनपदों में नहीं बन पाए हैं उन जनपदों में भी हम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का समय आ चुका है जब यहां पर आज हम लोगों को तकनीक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे और यहां सीएम ने करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, अंबाला के विधायक असीम गोयल समेत तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया और शहीद उधम सिंह को नमन किया। समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो शहीद उधम सिंह नंबोज क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। घोषणा की गई है जो जयंती मनाती है, सर पहली सरकार है जो महापुरुषों की जयंती मनाती है। हम महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से ज्यादा हो, समाज में एक परंपरा ही बननी चाहिए। सरकार अपना एक सहयोग करती है कि उनको सरकारी तौर पर ऐसे जो है क्रांतिकारी इनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम सब करते हैं। ये कार्यक्रम में हमने उसी करने में किया। मणिपुर के इश्यू को लेकर सरकार तैयार है लेकिन विपक्ष नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। तो इसलिए विपक्ष का तो किसी प्रकार का कोई आगे पीछे देखने को मिल नहीं रहा। वो अपनी बैठकों में, अपने संगठनों में इश्यू में उलझे हुए हैं, वो संगठन भी खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारा तो नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक सब खड़ा है। और हमारे मंच की खबर रेवाड़ी से है, जहां 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट है। उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रेवाड़ी के सेक्टर 12 में 3 एकड़ में बस स्टैंड बनेगा और पीडब्ल्यूडी की ओर से नक्शा बनाकर तैयार किया गया है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। और जैसा मित्रों आपको पहले से ही जानकारी मैंने दी है कि
जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और छठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होते जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियां जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियां बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, उसके लिए उनको भागदौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में चक्कर न काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता उनको मिली है। अंबाला में आई बाढ़ के बाद हुई तबाही को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मांग की है कि अंबाला छावनी के बीचों बीच से निकलती टांगड़ी नदी के एक तरफ लंबा तटबंध बना दिया जाए ताकि अंबाला छावनी को बाढ़ से बचाया जा सके। और विज ने यह भी माइनिंग न होने के बाढ़ का कारण बताया है, क्योंकि इससे टांगड़ी का लेवल ऊपर आ गया है। और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सभी अधिकारियों को अंबाला के चंदपुरा ब्यावल पुल से शाहपुर और अंबाला दिल्ली रेलवे ब्रिज तक टांगरी नदी की खुदाई कर गहरा करके तटबंध बनाने के कार्य करने के आदेश दिया गया है, और ताकि लोगों को जलभराव से राहत मिल सके। और इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए हैं जहां जहां पर जलभराव के चलते कटाव हुआ है उन कटावों को दुरुस्त करना भी सुनिश्चित किया जाए। और इस सारे मुद्दे पर जब गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि माइनिंग न होने की वजह से टांगड़ी का लेवल ऊपर चला गया है। और विज ने यह भी कहा कि इस सब के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टांगड़ी के एक तरफ बांध बनाने की सिफारिश की है। अरे उसमें सारा प्रशासन, हम साइट पे गए थे, हमने वहाँ लोगों से बात भी की है और कुल मिला के ये निर्णय हुआ है कि ये माइनिंग ना होने की वजह से टांगरी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। और अगर आप आगे सहारनपुर लाइन को या पानीपत लाइन को देखो तो 2-3 फुट का फर्क रह गया, क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही है। पहले तो माइनिंग होती थी, अब 10-15 साल से कोई माइनिंग नहीं हुई है। इंद्री पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जनसंवाद न होकर समय बर्बाद कार्यक्रम हो गया है। इस कार्यक्रम में जनता कम और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। कुलदीप शर्मा करनाल में 6 अगस्त को होने वाले जन मिलन कार्यक्रम का न्योता देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 6 अगस्त को करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी इलाके के लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्षद, समाज सेवी संस्थाओं और अन्य गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे और इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अरबों रुपए की संपत्ति, किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। शहीद उधम सिंह अमर है, शहीद उधम सिंह अमर है, शहीद उधम सिंह।
रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने सीएम के 3 दिवसीय दौरे पर कई बात को लेकर तंज कसा है और बता दें कि जनसंवाद के दौरान घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार, हाई टेंशन तारों से शिकायत सीएम के सामने आई थी और जिस पर सीएम ने कहा था कि अगर गलती बिजली कर्मचारियों या अधिकारियों की होगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि सीएम लोगों के समस्या का निदान करने के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। चिरंजीवी राव ने यह भी कहा कि सीएम के दौरे से रेवाड़ी वासियों को काफी उम्मीदें थी। इस नजर से देखिए लोगों को बहुत उम्मीद मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से यहाँ पर थी कि बहुत सारी ऐसी परियोजना है जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे। ना तो शिलान्यास की बात उन्होंने रखी कि एम्स का कब होगा, ना रेवाड़ी के बस स्टैंड की उन्होंने बताई, नगर निगम बनाने की बात को भी वो सिरे से इंकार कर गए कि अभी नगर निगम नहीं बनेगा। धारड़ा के जो गंदे पानी की समस्या है उसका भी कोई स्थायी समाधान वहां पर नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है एक निराशा के अलावा आज रेवाड़ी के लोगों को उनके पूरे 3 दिन के प्रवास से नहीं मिल पाया कुछ और। ये देखिए तो सबसे बड़ी विफलता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दर्शा दी। अगर मुख्यमंत्री जी 1 घंटे के अंदर बुढ़ापा पेंशन बना सकते हैं तो हजारों लोगों को रोज आए दिन चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांवों में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी बीच गांव वालों ने भी विधायक का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर सरपंच का स्वागत किया है। कोसली विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं तो इसी के क्रम में आज करोड़ों रुपए से बनने वाले सड़कों का और इलाकों में सौंपा गया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरा उद्देश्य गांव को गांव से जोड़ने का है। लगातार विकास के उद्घाटन जारी है और किसानों की खराब फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हमने 2 रोडों का उद्घाटन किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज 1 करोड़ 8 लाख का नया गांव जाटो वाले से पौवा तक का रास्ता पक्का कराने का, और दूसरा आज हम भड़ंगी में खड़े हैं। अभी 40 लाख की कॉस्ट का नाहड़ से और भड़ंगी का ये रास्ता मार्केटिंग बोर्ड ने करा है, वो पंचायत ने करा है। तो दोनों ही आज 1.5 करोड़ के आसपास की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ। सोना क्राइम यूनिट ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 7 बाइक, 1 ऑटो रिक्शा, 1 इको गाड़ी और 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि क्राइम यूनिट सोहना ने अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये व्हीकल थेफ्ट के अंडर स्टेट गैंग को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त करी गई है। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच सोना की टीम ने, जो इंचार्ज हैं सत्य प्रकाश, उन्होंने काफी टीमें गठित करी थी कि जो बीते कुछ समय से वाहन चोरी की काफी वारदातें गतिविधियां बढ़ी हुई थी। उस संबंध में हमारी कमिश्नर पुलिस और संबंधित हमारे डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश के दौरान ये टीमें गठित करी गई थी। फरीदाबाद स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश पर फरीदाबाद में पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ बस स्टैंड
अड्डा चौकी के अंतर्गत पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर डॉग स्क्वाड टीम के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर टीम का नेतृत्व कर रहे एएसआई भूपेंद्र ने बताया कि पुलिस कमिश्नर विशेष दिशा निर्देश पर इलाके में चेकिंग की जा रही है और जिसमें संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इलाके में स्थित कई ओयो होटल और गेस्ट हाउस का भी विशेष चेकिंग की गई और साथ ही गेस्ट हाउस और ओयो होटल के संचालकों को भी विशेष निर्देश देते हुए भूपेंद्र ने कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति यदि आपके होटल में आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में या फिर अड्डा पुलिस चौकी में करें और यदि आपकी तरफ से कोई भी लापरवाही बरती गई तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 का पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसकी रिगार्डिंग हमारे सीपी सर, एसीपी सर व एसीपी सर ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हर हालत में ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है उसको चेक किया जाए, बसों को चेक किया जाए, ओयो होटल को चेक की जाए। यदि कोई ओयो होटल में चेक किया जा रहा है, यदि कोई फॉरनर या कोई विदेशी आदमी आकर उसका फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विकासखंड पंचायत कार्यालय में विकासखंड अधिकारी अजित कुमार ने बल्लभगढ़ और गांव ब्लॉक के सभी ग्राम सचिवों के साथ बैठक की है और बैठक में सभी ग्राम सचिवों को निर्देश दिया गया है कि 1 तारीख को हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर स्वच्छ भारत ग्राम पंचायत के तहत ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें अमृत वन जिला प्रमुख के लिए जमीन भी चिन्हित की गई है और जिसमें 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक विभिन्न गतिविधियां आयोजन हरियाणा सरकार के आदेश पर किया जाना है और साथ ही 9 तारीख से 16 तारीख तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रत्येक गांव से 1 मुट्ठी मिट्टी लानी है, जिसे ब्लॉक स्तर से कर्तव्य पथ पर दिल्ली पहुंचाना है। साथ ही प्रत्येक गांव में विकास और सफाई को लेकर भी सभी ग्राम सचिवों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तीनों ब्लॉक के सारे ग्राम सचिव आगे थे बैठक में। इसमें स्वच्छ हरित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 तारीख को ग्राम सभा का बैठक होगी, जिसमें जो अमृत वन और शिला प्रखम के लिए जमीन चिन्हित करनी है। 2 तारीख से 7 तारीख तक विभिन्न गतिविधियां होंगी भारत सरकार के आदेश अनुसार। इनके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। खबर रतिया से है, जहां नागरिक अस्पताल में ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ और ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा और विशेष अतिथि बलदेव ग्रोहा जिलाध्यक्ष बीजेपी ने रिबन काट कर किया है। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसी बीच विधायक लक्ष्मण दास नापा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ब्लड स्टोरेज की रतिया में बहुत बड़ी कमी थी और ब्लड की जरूरत पड़ने पर या तो मरीज को रेफर किया जाता था या ब्लड लेने के लिए अन्य जिलों में भी लोगों को जाना पड़ता था, मगर अब रतिया में ब्लड स्टोरेज की ओपनिंग होने पर 50 यूनिट इसमें हर समय ब्लड उपलब्ध रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने बताया है कि बलाली स्टोरेज की बहुत बड़ी, आपको बता दें कि रतिया में कमी थी और मजबूरी वंश उसे कई मरीजों को रेफर करना पड़ता था, लेकिन मगर अब ब्लड स्टोरेज खुल चुका है। आज मैंने इसकी ओपनिंग की है ब्लड स्टोरेज की। जो भी हमारी महिलाओं की यहाँ डिलीवरी होती थी तो उसके लिए जब भी ब्लड की जरूरत होती तो टवाणा या सिरसा जाना पड़ता था, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि आज यहीं जो स्टोरेज का शुरू हुआ है और माननीय हमारे जो सीएमओ मैडम हैं, डॉक्टर सारन हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब आज बड़ा एक हमारे रतिया इलाके के लिए एक बड़ा
शुभ दिन है, गौरवशाली दिन है। सबसे पहले आज हमारे रतिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जो उद्घाटन माननीय एमएलए साहिब, बीजेपी प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट बलदेव जी अग्रवाल जी और सीएमओ मैडम के द्वारा आज जो किया गया है, ये बहुत ही रतिया वासियों के लिए बहुत हर्षोल्लास है कि हमारे जो डिलीवरी केस थे, कई बार उनमें ब्लड की जरूरत पड़ जाती थी, तो उसको या तो पहले मरीज को वहाँ से फतेहाबाद या सिरसा या टोहाना से मंगाना पड़ता था, नहीं तो फिर पेशेंट को रेफर करना पड़ता था। तो अब ये हमारी ये समस्याएं खत्म हो गई हैं। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का 27वां दिन है और कार्मिक भूख हड़ताल का 10वां दिन है। क्लर्कों का कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले हमने सरकार को ज्ञापन दिए, फिर हम हड़ताल पर गए और उसके बाद हम भूख हड़ताल पर गए हैं। प्रदर्शनकारी क्लर्कों का यह भी कहना है कि अगर सरकार हमारा धैर्य देखना चाहती है तो हम अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। अभी तो सिर्फ लिपिक वर्ग ही हड़ताल पर है और सरकार ने हमारा बेसिक वेतन 19,900 से बढ़ाकर 35,400 नहीं किया तो सभी विभागों के और भी कर्मचारी हमारे साथ धरने पर बैठ जाएंगे, जिससे पूरा सरकारी काम ठप हो जाएगा। धरने का आज 27वां दिन है सर, और धरने की वजह से सिर्फ सरकार ने ही ये धरना रखवाया है, क्योंकि हमने जो क्लरिकल वर्ग है उस क्लरिकल वर्ग ने विधिवत रूप से अपनी मांगों को डीसी के माध्यम से और अपने पब्लिक के जो चुने हुए नुमाइंदे उनके माध्यम से हर प्रकार से हमने यानी क्लरिकल वर्ग ने अपनी मांग के लिए रखा है। हमने काली पट्टी बांध करके भी कार्य किया है, उसके बाद भी सरकार हमें हमारी आवाज को नहीं सुना गया। इसको 57 साल के लंबित बोल करके बोले वो, जबकि ये सारा विसंगतियां 86 के वेतनमान के बाद हमारे से भेदभाव हुआ है जो क्लर्कों के साथ हुआ है, और उस भेदभाव के कारण वर्कलोड हमारा बढ़ा दिया गया। जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कल परसों बयान दिया कि 100 पोर्टल है, हम 92 पोर्टल गिन रहे थे, 8 पोर्टल और बढ़ा दिए गए हैं इन्हीं 27 दिनों में, जबकि 100 पोर्टलों को हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो मांग है 35,000 बहुत जायज मांग है। सरकार कह रही है कि भाई तो डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं। डायरेक्ट डिस्पैच ऑफिस में एक ही बंदा करता होगा, 2 करते होंगे, बाकी 40-50 का स्टाफ वो क्या करता है। हम वकील भी बना दिए, कोर्ट केस लड़ते हैं, हमें उसका जवाबदार बनाते हैं। हम सीए भी बना दिए, इनकम टैक्स का भी काम करते हैं और उसके बदले में तनख्वाह 19,900 दी जाती है। ये हमारी बहुत जायज मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना से नहीं उठने वाले हैं। लोग परेशान नहीं हैं, वो हमारे ही घर के लोग हैं, कोई हमारे भाई हैं, कोई ताऊ चाचे हैं। ये सरकार की देन है जो उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है भाई इनकी वजह से परेशान है। हमारा धरना और हड़ताल 27वें दिन में प्रवेश कर रही है, जो बड़े जज्बे और अनुशासन के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 पोर्टल बना दी सरकार, अपनी पीठ तक बता रही है, परंतु 100 पोर्टल चलाने वाला कौन है? यही क्लरिकल का साथी है। और सभी यूनियन के सदस्य और विभागों से हमारे समर्थन में आ रहे हैं, जैसे लेक्चरर एसोसिएशन, संस्कृत मास्टर एसोसिएशन, या डीपी पीटीआई एसोसिएशन, कल रोडवेज के साथियों ने समर्थन दिया। पुरानी पेंशन बहाली के सदस्य हमारे समर्थन में कल भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। वो दिन दूर नहीं, एक सभी विभागों का एक कर्मचारी हमारे समर्थन में यहाँ आके धरने पर बैठ जाएगा। इसलिए